अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किसी भी सिस्टम की, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है उसके फीचर्स की या उसकी फंक्शनलिटीज़ की। जो सिस्टम हम बनाना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं उसमें फीचर्स क्या क्या यूज़ हो रहे हैं उसकी, और उसकी फंक्शनलिटीज़ कैसी हैं। इसमें हम देखेंगे कि फ़ीचर्स क्या है। फीचर्स से मुराद ये है कि उसके टूल्स, मतलब जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को कंप्लीट करने में, टास्क को कंप्लीट करने में, तो वो उसके टूल्स होंगे। और फंक्शनलिटीज़ वो काम है जो फीचर को देखती है कि कैसे फीचर एक्चुअली वर्क कर रहा है, ये है। और इसकी ये जो है फंक्शनलिटी, इसमें ये भी आ सकता है कि इसकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसी है। जो हम सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैसा है। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यूज़र की एक्सपेक्टेशन जो होती हैं उसको डेवलपर तक पहुँचाना होता है। इसमें ये डिस्कस करेंगे। और इसकी अगर हम एग्जांपल के तौर पर लें, अगर एक क्लाइंट हमसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है तो वो हमें जो डिटेल देता है उसको हम कहेंगे ये है उसकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सिस्टम से क्या बनवाना, मतलब क्या चाहता है, तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम देखते हैं कि आइटम को अरेंज करते हैं, और एक्टिविटीज़ और आइटम को अरेंज करके उसकी ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इम्पॉर्टेंट है, और उसकी मतलब देखते हुए उसकी एक्टिविटीज़ को हम उसको अरेंज कर देते हैं। तो इसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। ये एक सब प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस का, क्योंकि हम प्लानिंग में ही प्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस जो कर रहे होते हैं, इसलिए ये उसका सब प्रोसेस है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देखें, अगर हम रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट के बेस पे कर रहे हैं ना, तो हमें कस्टमर कहेगा कि ये सारी जो हैं ये हमने इंपॉर्टेंट ही हैं तो हमने आपको दी हैं, अगर ये इंपॉर्टेंट ना होती तो हम ये आपको ना देते। तो हम उसे बताना चाह रहे हैं कि हम इतना बड़ा जो सॉफ्टवेयर है एट अ टाइम डिलीवर नहीं कर सकते। उसको बनाने के लिए, होल सिस्टम बनाने के लिए हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए हम इसे आइट्रेशन में देंगे ताकि हम इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। और इसको प्रायोरिटाइज इसलिए करेंगे ताकि जो उसकी पिछली वाली रिक्वायरमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट वाली, वो हम पहले डिलीवर कर सकें, और जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में डिलीवर कर सकें। इसमें ये भी है कि बिकॉज द होल सिस्टम विल नॉट टेक टाइम टू गेट डेवलप, क्योंकि जो होल सिस्टम है ना, जो सारा सिस्टम है उसको डेवलप करने में हमें टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो कुछ जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कस्टमर को पहले चाहिए होती हैं, तो इसलिए हमें उसको वो वाली पहले वाली रिक्वायरमेंट्स पहले बना के दे देते हैं, और जो उससे थोड़ी कम इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम बाद में डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें अगला काम जो है वो हमें देखना होता है कि आइट्रेशन के बाद कि वो कौन से फीचर हैं जिसको हम जल्दी प्रोवाइड कर सकते हैं, और कौन से फीचर हैं जिसको हम बाद में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें हम बताते हैं कि क्लाइंट समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट जो होता है वो कहता है कि मुझे ये वाली जो है ना रिक्वायरमेंट्स ये पहले रिक्वायर्ड है, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये चार पांच और रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड कर रही हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो पहले हमें वो 4-5 रिक्वायरमेंट्स और बनानी पड़ेंगी, इसके बाद ये वाली रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम फिर लास्ट पे हमें क्या यूज़ करना होगा, तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे, कौन सी वो टेक्निकल मतलब वो होंगे, ये वाले जो हैं ये टेक्निकल इशू जो है ये क्लाइंट नहीं समझ सकता। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया यूज़ करना होता है कि हम उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकें। तो हम ये वाला क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हैं, और इसकी ये ऐसे कैटेगरी बनती रहती है, और जो कम इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लो लेवल पर रखते हैं। तो ये प्रायोरिटाइजेशन में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि कस्टमर वैल्यू, बिजनेस और टेक्निकल रिस्क, कॉस्ट, डिफ़िकल्टी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टाइम टू मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस एडवांटेजेस। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कस्टमर वैल्यू क्या है। कस्टमर वैल्यू इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड द प्राइस दैट विल पेड बाय द कस्टमर। ये एक रिलेशनशिप होता है, कस्टमर वैल्यू जो है रिलेशनशिप है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है और उसकी प्राइस कितनी है जो कस्टमर ने पे की है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान अगर बैलेंस होगा फिर ही अच्छा सॉफ्टवेयर बन सकेगा, वरना अगर उसका बजट कम होगा या फिर उसके पास पैसे कम होंगे तो उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं हो सकेगी। और बिज़नेस वैल्यू का मतलब है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस टाइम तक रन हो सकता है, लॉन्ग रन हो सकता
सकता है या कैसे, और इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए बिजनेस वैल्यू में। इसके आगे हम देखेंगे कि टेक्निकल रिस्क कौन सा होता है और बिजनेस रिस्क कौन सा होता है। टेक्निकल रिस्क वो होता है कि जब हम अनटेस्टेड कोई भी सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिससे सिस्टम का लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कम हो जाता है, तो इसे हम कहेंगे टेक्निकल रिस्क। और अगर बिजनेस रिस्क की बात करें तो इसमें आ जाता है कि फ्रॉड रिस्क, रेपुटेशन रिस्क। अगर उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो इसको भी देखते हुए सबसे सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है, और इसकी बेस पे ही रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया जा सकता है। और इसमें बिजनेस वैल्यू में उसकी रेपुटेशन भी आती है, और इसमें यह भी आ सकता है कि वो जा रहा है कि लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, या कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है उसमें, ये भी उसके रिस्क में आ जाएगा। इसके बाद उसकी कॉस्ट भी देखी जाती है और इम्प्लीमेंटेशन भी देखी जाती है सॉफ्टवेयर की, कि वो ईजिली इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। और टाइम टू मार्केट, कि इसे मार्केट में ले जाने में कितना टाइम लगेगा, वो भी इसको में देखा जाता है। और इसमें देखा जाता है कि मार्केट प्लेस में जब हम उसे लेके जा रहे हैं किसी भी मार्केट में, तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, मतलब उसके कंपटीशन है जिसके साथ, वो उसमें मतलब एडवांटेजेस हो रहा है, उससे फ़ायदा उसका हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जिसको हम फंक्शनैलिटी कह सकते हैं, कि प्रायोरिटाइजेशन जो होती है, जिसको हम समझ रहे होते हैं एज अ स्टेक होल्डर की, ये वाली प्रायोरिटाइजेशन जो है, प्रायोरिटी जो है या रिक्वायरमेंट्स जो है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या पता कि वो उसके लिए, कस्टमर के लिए वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, और वो कहता हो कि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अभी ये अफोर्ड कर सकूं, मे बी कि मैं फ्यूचर में ये कर सकता हूँ, बट अभी के लिए इसे स्किप कर दो। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि पॉसिबली देयर विल बी मोर देन वन सॉफ्टवेयर स्टेक होल्डर एंड डिफरेंट स्टेक होल्डर हैव डिफरेंट प्रायोरिटी वंस एट अ टाइम। क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगर एक स्टेक होल्डर हो तो फिर तो इजीली ये हो सकता है, बट अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर हो तो हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट होगी। वो कहेगा कि ये वाली रिक्वायरमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहेगा ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, डेवलपर के लिए, कि वो किसकी सुने, क्योंकि उसको देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन से ही हमने उसको प्रायोरिटाइज करना होता है। और अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर डिफरेंट अपनी वो लेके आएंगे सजेशंस के ये वाला करना है, ये करना है, तो वो भी इसके लिए भी वो डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये एक सिंपल सा रूल अप्लाई करना है कि सबको देखते हुए, क्लाइंट को और स्टेक होल्डर के फीडबैक को देखते हुए हमने कोई बीच का रास्ता निकालना है जिसकी वजह से हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकें। इसमें अगला जो हम देखेंगे ना, अगला पॉइंट जो है वो है फॉर सक्सेसफुल प्रायोरिटाइजेशन, कि अगर हम अपनी प्रायोरिटाइज जो हम रिक्वायरमेंट्स को कर रहे हैं उसको हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से हमें इश्यूज जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि द नीड ऑफ द कस्टमर, कि कस्टमर की क्या नीड है, वो क्या चाहता है, कि कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए और कौन सी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको लो पे रखा जाए। आगे है द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट टू द कस्टमर, कि उसके लिए रिलेटिव इंपॉर्टेंस के उसको कौन सी इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट ज़्यादा। अगला थर्ड पॉइंट है द टाइमिंग एट विच कैपेबिलिटीज नीड टू बी डिलीवर, कि उसमें कौन सी सलाहियत को देखा जाए, कि टाइमिंग उसमें क्या है, कि उसको जो हमने उसको डिलीवर कर रहे हैं सलाहियत कोई भी सॉफ्टवेयर, तो उसको हमें कितना टाइम लगेगा उसको डिलीवर करने में। अच्छा, चौथा पॉइंट है रिक्वायरमेंट डेट सर्व एज प्रीडिसेसर एज अ, हम इसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, हमारे बड़े जो होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, तो इसमें भी यही है कि रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना कुछ, वो दूसरी रिक्वायरमेंट्स को लीड अप करती हैं। अगर हम एक रिक्वायरमेंट बनाते हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट्स खुद ब खुद वो जनरेट हो सकती हैं, तो इसलिए हमें ये भी प्रीडिसेसर को भी देखना चाहिए। और ये भी देखना है कि अदर रिलेशनशिप अमंग रिक्वायरमेंट्स के इनके दरमियान रिलेशनशिप बन रहा है। अगर हम ये वाली रिक्वायरमेंट बना रहे हैं तो अगले वाली ऑटोमेटिकली ये जो है इसमें से थोड़ा बहुत काम पहले ही हो जाएगा। आगे अगला टॉपिक है विच रिक्वायरमेंट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज अ ग्रुप, और कौन सी रिक्वायरमेंट है जो हम एज अ ग्रुप भी कर सकते हैं, कि अगर हम उसे कर दें तो हमें आगे जाके ये वाली रिक्वायरमेंट जो है अगर एज अ ग्रुप करेंगे तो आगे जाके हमें और रिक्वायरमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं रहती। और अगला जो इसमें पॉइंट है द कॉस्ट टू सेटिस्फाई ईच रिक्वायरमेंट, कि हम जो रिक्वायरमेंट्स बना रहे हैं उसे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो सेटिस्फाई करती हो, मतलब उसका ये ना हो कि वो आउट ऑफ द कॉस्ट जा रहा हो, कि उसकी जो है ना बजट वो कम हो और कॉस्ट ज़्यादा हो, तो ये भी उसके लिए फिर कस्टमर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारा है कि प्रायोरिटाइजेशन के लिए जो सब टेक्निक यूज़ होती हैं। सबसे पहले टेक्निक है रैंकिंग का मतलब है इसमें जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है ना उनकी बेस पे उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर 1 को लेते हैं तो इसमें जो है नंबर 1 एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिक्वायरमेंट के तौर पर यूज़ होगा, और ये n नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट तक जाएगा। n जो है वो लीस्ट वो भी हो सकती है
लीस्ट इंपॉर्टेंट भी हो सकती है और ये टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीटेड, कि सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये लीस्ट है। तो ये वैसे एक इसमें जो डिसएडवांटेजेस इसका ये है कि अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर होंगे तो ये डील करना मुश्किल हो जाएगा इस टेक्निक के थ्रू। तो इसलिए हमें ये अगर सिंगल स्टेक होल्डर एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है तो उसमें हम ये यूज़ करते सकते हैं। अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर कर सकते हैं तो हमें वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। अगली जो मेथड और तकनीक इसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो है इन और आउट। इसमें जो होता है डिफरेंट स्टेक होल्डर का ग्रुप जो होता है ना वो रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लेता है और एक मतलब बाइनरी डिसीजन मतलब मिलके एक डिसीजन लेता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स इन होंगी, इन मतलब कौन सी रिक्वायरमेंट शामिल होगी और कौन सी रिक्वायरमेंट्स आउट होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को भी रेफर किया जाता है, उसको देखते हुए हमने ये जजमेंट करनी होती है। तो इसमें देखेंगे कि जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एक रिलीज़ को, कि एक रिक्वायरमेंट को हम रिलीज करना चाहते हैं तो हम दूसरे पे भी प्रीवियसली जाके जो हम आउट करना चाह रहे हैं, जिसको जो हम समझ रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी हम मतलब उसमें भी जाके तो वो चेंजिंग कर सकते हैं। अगर हम उसको इन करना चाह रहे हैं तो उसको बैक जाएंगे तो उसके आउट जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर जाएंगे और फिर हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट रिलीज के लिए। इससे अगला जो हमारा अगला टेक्निक जो इसमें यूज़ होती है वो है 3 लेवल स्केल। 3 लेवल स्केल में आ जाता है कि हाई प्योरिटी किसको देनी है, मीडियम प्योरिटी किसको देनी है और लो प्योरिटी किसको देनी है। तो पहले हम देखते हैं हाई प्योरिटी। हाई प्योरिटी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि हमने कस्टमर को क्या जो डिलीवर करना है, कि कस्टमर की नीड क्या है और वो जो उसकी नीड है उसको हमने एट द टाइम मतलब अर्जेंट उसको देना होता है कि कस्टमर को इसी रिलीज़ में ये वाली चीज़ चाहिए। अगर हम मीडियम प्रायोरिटी को देखें, मीडियम प्रायोरिटी जो होती है वो थोड़ी सी लीस्ट होती है कि मतलब इसमें इंपॉर्टेंट जो वो तो देखा ही जाता है कि कस्टमर की क्या नीड है, बट ये अर्जेंट नहीं होती। को वो कहता है कि मैं वेट कर सकता हूँ रिलीज तक, आप अगर अभी नहीं बना सकते तो इसे नेक्स्ट रिलीज में मुझे दे सकते हैं। और लो प्योरिटी में ये होता है कि ना ये कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर कि हम इसके बगैर भी जो है ना सिस्टम को चला सकते हैं, और ना ही ये कस्टमर के लिए अर्जेंट होती है। वो कहता है कि अगर हो सके तो फ्यूचर में बना लेंगे, नहीं तो फिर रहने तक अगर ना भी होगी तो चलेगा। ये जो लो प्योरिटी है इसमें ये भी देख सकते हैं कि वो ना कहता है कि कस्टमर की बिजनेस ऑब्जेक्टिव को ना पूरा नहीं कर रहा ये वाला रिक्वायरमेंट जो है ना, तो इसको प्रायोरिटाइज करने की या लिस्ट इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर अपना टाइम वेस्ट करें ही ना, कि मतलब वर्किंग इस पर छोड़ ही दें आप कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आगे हम अगली जो 4th टेक्निक है उस है मॉस्को टेक्निक में हम देखेंगे कि मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड वुड नॉट हैव। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मस्ट जो का मतलब है कि वो उसे चाहिए ही चाहिए, कि जिसके बगैर वो मतलब जिंदा रह ही नहीं सकता। इसमें हम ये एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि अगर हम एक बाइक लेना चाहते हैं तो उसमें हम सबसे पहले चाहते हैं कि एक एक्स्ट्रा सीट हो, ये उसको मतलब बाइक तो उसे चाहिए ही चाहिए ना, उसके साथ वो कहता है कि एक एक्स्ट्रा सीट हो, तो ये तो मस्ट हैव में आ जाएगा कि वो होना ही होना चाहिए। अगर दूसरे नंबर पे देखें शुड हैव, तो वो कहता है कि हाई प्योरिटी तो है बट अगर पॉसिबल हो तो वो अगर चाहता है कि 4 सिलेंडर इंजन जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि वो शुड है, कि मतलब वो इस पर कंप्रोमाइज़ कर रहा है बट वो उसे वो चाहिए। आगे अगला अगर हम कुड में देखें तो वो कस्टमर कह रहा है कि मुझे ना बाइक की ना जो बॉडी है वो रेड कलर की चाहिए। हो भी तो कोई भी सकती है, अगर कहता कि अगर रेड बॉडी हो तो अच्छा है, वरना कोई इशू नहीं है, कि मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ इस पे भी कर लेगा, कि हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं इसे, और अगर मतलब अगर हो तो उसके लिए अच्छा है कि वो खुश है इससे। अगर हम कुड नॉट है में देखें तो कहता है कि अगर हम हेलमेट ले रहे हैं तो उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए आईपॉड को कनेक्ट करने के लिए, और हेलमेट के साथ डबल वेंटिलेशन सिस्टम भी होना चाहिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि इतने फीचर्स हम एट अ टाइम दे सकें। ऐसा एग्जांपल हमने अगर इसे लेते हैं तो ये कुड हैव में आ जाएगा। तो इसके मतलब है कि वो उसे एलिमिनेट मतलब कुड में वो कहता है कि फ्यूचर में शायद एग्जीक्यूट हो, मतलब पोस्टपोन कर दो, अभी मुझे नहीं चाहिए। तो हम ये अगर ये एग्जांपल जो दिए इसमें अगर देखें कि डबल वेंटिलेशन सिस्टम और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो है आईपॉड को कनेक्ट करने के लिए, ये हमारे लिए वुड में आ जाएगा, वुड हैव कि ना वुड नॉट हैव, सॉरी, इसमें ना भी हो तो चलेगा।
इसमें ये एग्जांपल भी दी हुई है, मस्ट हैव थिंक दैट यू कुड नॉट लाइव विदाउट, कि ऐसी चीज़ें जिसके बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते, कि वो ज़रूरी ही ज़रूरी है, वाइटल है आपकी ज़िंदगी के लिए। अगर शुड हैव में देखें तो थिंग्स दैट इम्पोर्टेंट कंसीडर इम्पोर्टेंट बट नॉट वाइटल, कि अब हम कहते हैं कि वो इम्पोर्टेंट हैं बट वो ज़रूरी नहीं है कि होनी चाहिए, कि हम उसके बगैर जिंदा ही नहीं रहना चाहते। आगे है कुड हैव अगर है तो सही है, नहीं है तो चलेगा। अगर वुड नॉट हैव लिटल टू नो वैल्यू, कि हमारी ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट कहते हैं कि अगर हो तो ठीक है, नहीं तो मतलब ज़िंदा रह सकते हैं हम इसके बगैर। आगे जो फोर्थ टेक्निक है ये है $100 मेथड। $100 मेथड या टेक्निक, इसमें हम देखते हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को ना डिफरेंट कॉन्सेप्चुअली $100 दिए जाते हैं। ये नहीं कि उनको रियल में ही $100 दे दिए जाते हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट के तौर पर उनको $100 दिए जाते हैं, जिसमें वो मिलके वोट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। और अगर एक जो वो है स्टेक होल्डर उसे अपने पूरा $100 एक रिक्वायरमेंट को देना चाहे तब भी दे सकता है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पॉइंट अपने जो है हर एक रिक्वायरमेंट को तब भी कर सकता है। और एट द एंड हमने देखना है कि उनको काउंट करना है कि हर रिक्वायरमेंट को कितने पॉइंट मिल रहे हैं, और उसकी बेस पे हमें उन्हें प्रायोरिटाइज कर लेना है कि कौन सी ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे आ रही है, कौन सी लो पे आ रही है। इसमें एक ये भी मेथड यूज़ हो सकता है कि हम 2 से 3 जो है मेथड ये ऊपर टेक्निक्स जो यूज़ हुई हैं उनको कंबाइन करके भी इसको किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है इसकी $100 की, उसको और हम मेस्को जो है मॉस्को, उन दोनों को टेक्निक को यूज़ करते हुए हम एक एग्जांपल कोड की हुई है, जिसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि द रिक्वायरमेंट रिसीव $500 और मोर इन टोटल। तो ये मोस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो एक रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल 50 रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं, तो 50 में से जो है ना जो पहली 10 रिक्वायरमेंट्स है ना उनको $500 मिला है, तो वो मोस्ट होंगी कि उनको हमने करना ही करना है, स्टार्ट भी करना है। इसके अलावा द रिक्वायरमेंट विल रिसीव 200 एंड 500 इन टोटल, कि वो टोटल में उन्होंने 200 जो है ना डॉलर मिला है, तो वो शुड में आ जाएंगी। इससे आगे देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स ने 50 एंड 200 इन टोटल वो कुड में आ जाएंगी, और जो 50 से लेस होंगे $50 से तो वो कुड नॉट में आ जाएंगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो थैंक यू वेरी मच।